करें शुरू, ठीक है। निकालें जी पास पेपर क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 857। ये वाला करवा दिया मैं आपको, लिखवा दिया हुआ है या लिखवाया नहीं हुआ? लिखवा दिया हुआ है। ये वाला भी हो गया है, ठीक है। वही दूसरा छोड़ें जी, इसका नहीं फर्स्ट पार्ट रहता है मुझे, जो हुए हैं वो मुझे पता है। ये इसका 2 हो गया है, इसका 3 करना है आज हमने। अच्छा जी, एक दिन हमने डायग्राम बनाई थी रिटेलर, मैन्युफैक्चरर और कस्टमर, ठीक है। OL Limited deals in medicine and surgical equipments. OL is in the process of finalizing its financial statements for year ended 31 दिसंबर 2018. Following matters are under consideration. कोई डेट नहीं जिक्र की इसने सवाल में 31 दिसंबर के बाद वाली, तो इट मींस कि कोई IAS 10 की डिस्कशन की जरूरत नहीं है। कोई डेट आपको नजर आ रही है 31 दिसंबर के बाद वाली? कोई डेट नजर नहीं आ रही। हत्ता के आप अगला सवाल भी देखें, अगला पार्ट जो हमने एक दिन किया था, अक्टूबर में ये हुआ, उसकी वजह से दिसंबर में आगे ये हुआ, कोई जिक्र नहीं। तो ऐसे सवालों में फिर IAS 10 बिला वजह ठोकने की जरूरत नहीं है। IAS 10 का तो तब जिक्र होता है जब कभी सवाल में बैलेंस शीट डेट के बाद की, लेकिन वो बाद वाली डेट भी 2-3 महीने के अंदर अंदर वाली देता है, जनवरी फरवरी तक वाली, वो कोई ज्यादा जून जुलाई वाली नहीं देता, वो बाद वाली भी 2-3 महीने के अंदर अंदर देता है। ओके, पढ़ लें आप लोग, वो मेरा पेन नहीं काम कर रहा, पढ़ लें। पहला सिनेरियो पढ़ के पहले मुझे सॉल्व करवाएं, बिल्कुल तसल्ली से डेल गालें, आसान आसान से सवाल हैं, फोकस थोड़ा सा बस चाहिए। OL Limited deals in machine and surgical equipment. हम कौन है? डीलर। डीलर्स ये होते हैं कि लोगों से खरीद के आगे बेचते हैं, यानी किसी से खरीद के बेचते हैं आगे। OL is in the process of finalizing its financial statement. OL sells instruments A1 and B1 with 1 year warranty. These units are purchased from manufacturer. These are purchased from manufacturer Star Limited. Details are as follows. A1, SL provides warranty services to customers. SL के कस्टमर्स कहां बनाऊं? SL provides warranty services to customers. असल में डीलर का लफ्ज यूज नहीं किया, कस्टमर्स। SL provide warranty to customer. कस्टमर कौन होता है? जो जनरल पब्लिक होती है, जो चीज खरीदने के लिए बाजार से आता है, जनरल पब्लिक। अब A1 में क्या रूल है बताएं? A1 में बताएं ना। SL provides warranty to, ये लाइन बनाई थी एक दिन। SL provides warranty to customer. वारंटी कार्ड प्रोडक्ट में जो निकला वो किसका निकला? मैन्युफैक्चरर ने कहा मैं वारंटी तुम्हें रिपेयर करके दूंगा। SL provides warranty service and recovers 50% from OL. आप बताएं रिपेयर का सारा खर्चा करेगा कौन? रिपेयर का सारा खर्चा करेगा कौन? और रिपेयर के टेक्नीशियंस और रिपेयर करने की टेक्नोलॉजी और ये सारी चीजें किसके पास हैं? क्योंकि मेडिसिन और सर्जिकल इक्विपमेंट है, डीलर्स तो रिपेयर नहीं शायद कर सकें, तो डीलर के पास तो रिपेयर शॉप ना हो, लेकिन मैन्युफैक्चरर के पास रिपेयर शॉप भी होगी। आप बताएं हम कस्टमर को चीज सही करके दे देंगे। एसएल प्रोवाइड, चीज उससे नहीं पता, हो सकता है कस्टमर के पास डायरेक्ट ले जाए, हो सकता है ऐसे कहीं भेज दो, बस रिपेयर का खर्चा ये करेंगे। तो ये रिपेयर का खर्चा करेंगे और रिकवर 50% फ्रॉम, पूरी वारंटी में याद रखिएगा, पूरी वारंटी के टॉपिक में कस्टमर 1 रुपया नहीं देगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, जहां कहीं ये मसला है तो बच्चे को ये याद रखना चाहिए,
पूरी वारंटी के टॉपिक में पास्ट पेपर क्वेश्चन 2 करेंगे, उसमें अक्सर बच्चों को मसला आता है, उसमें समझते हैं कस्टमर ने नहीं है। वो भाई पूरी वारंटी में याद रखिए, वारंटी का मतलब ही होता है कस्टमर अपनी जेब से 1 रुपया भी नहीं देगा। आप बताएं रिपेयर शॉप कहां खुली होगी? एसएल प्रोवाइड्स वारंटी सर्विसेज टू कस्टमर, ये रिपेयर करके देगा एंड रिकवर 50% फ्रॉम, और 50% पैसे किससे रिकवर कर लेगा? ओएल से। ये लाइन मैं आपको बाद में पढ़ाता हूं, पहले यहां तक आप लिखें, मुझे ईयर एंड पढ़ के बताएं। ऑन इट इज एस्टिमेटेड दैट टोटल कॉस्ट ऑफ 4 million would be incurred in next year for providing warranty services for A1। अगले साल A1 की रिपेयर 4 मिलियन की होगी। बिक तो इस साल गई है ना, अगले साल तो रिपेयर होगी उसकी 4 मिलियन की। बिकी कब है? हमारे साल। आप बताएं इधर मैं क्या बनाऊं? 4 रुपए, और इधर क्या बनाऊं? 4 का 50% 2। आप बताएं मैन्युफैक्चरर की किताबों में लायबिलिटी कितनी रिकॉर्ड होगी? जल्दी बताएं, मैन्युफैक्चरर का सवाल नहीं है ये। 4, और इसकी किताबों में रिसीवेबल 2। लेकिन मुझे तो सवाल डीलर का आ गया पेपर में। डीलर क्या करे? सिर्फ प्रोविजन रिकॉर्ड करे। कितने की? 2 की। और कितनी बातें लिखें? 3। देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू अ प्रोबेबल आउटफ्लो एंड रिलायबल लिखें। द ओएल शुड रिकॉर्ड अ प्रोविजन इन इट्स बुक्स। पहले हेडिंग दे दी है A1 की, 2 इंस्ट्रूमेंट्स है ना, A1 B1, छोटी सी हेडिंग दे दें A1। आप भी A1 है माशाल्लाह, कॉन्सेप्ट भी A1 है। तो बोले क्या लिखे हमने? ओएल शुड रिकॉर्ड अ प्रोविजन बिकॉज देयर इज अ, बोले प्रेजेंट ड्यू टू अ पास्ट इवेंट that is selling A1 with warranty। past event is selling A1 with warranty। अच्छा, the outflow is probable, the outflow is probable, so a provision should be made for a reliable estimate of rupees 2 million। so provision will be made या will be recognized, दोनों का एक ही मतलब होता है। so a provision will be made किसके लिए? for a reliable estimate of rupees 2 million, ब्रैकेट में 4 into 50%, that is an amount which OL will pay to, बोले which OL will pay to SL, which OL will pay to SL। अच्छा जी, आज आपके लिए IS 37 का एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट, इसका हल आप मुझे बताएंगे। इस नए कॉन्सेप्ट का क्या करना है? नया कॉन्सेप्ट आसान सा है। कस्टमर वहमी होते हैं अक्सर। कस्टमर ने कहा आपने मुझे वारंटी कार्ड तो दे दिया है मैन्युफैक्चरर का, लेकिन मैन्युफैक्चरर तो कराची में है और ओएल आपका दफ्तर लाहौर में है। अब आप कह रहे हो वो रिपेयर करके देगा, चलो ठीक है मान लेता हूं आपकी। कस्टमर जाने लगा दुकान से बाहर, फिर अंदर आके कहते हैं अगर उन्होंने ना किया, हाँ फिर मैं तो फारग हो गया ना। अगर उन्होंने ना किया, अगर उन्होंने ना किया। अब कस्टमर ने बहुत जिद लगाई, ओएल ने कहा बैठ फिर सोन। अगर उन्होंने डिफॉल्ट कर दिया, मतलब डिफॉल्ट कैसे करेंगे जरा बताएं? हाउएवर इन केस ऑफ एसएल्स डिफॉल्ट, अब ये वहमी कस्टमर होते हैं, उनको फिर और कंपनसेशन हमें देनी पड़ती है। हाउएवर इफ एसएल डिफॉल्ट, द वारंटी सर्विसेज वुड हैव टू बी प्रोवाइडेड बाय। अब ओएल जहां मर्जी से करवा के दे चीज, ओएल रिपेयर करने के लिए इंजीनियर हायर करे, वो जो मर्जी करे, आप उसने जिम्मेदारी दे दी है। आप बताएं ऐसी सूरत में ओएल को अपनी किताबों में कितने की लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी?
इफ डिफॉल्ट, तो सवाल में लिखा ही नहीं कहीं एसएल ने डिफॉल्ट किया है। हाँ, अगर सवाल लिख देता एंड एसएल हैज डिफॉल्टेड और एसएल ने डिफॉल्ट कर भी दिया है, फिर तो शायद ये पूरे 4 मिलियन की लायबिलिटी रिकॉर्ड करता। अभी कितनी लायबिलिटी रिकॉर्ड की हुई है? 2। मैक्सिमम अगर लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी भी पड़ी तो 2 से बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है ना, तो 2 से बढ़ाए 6 पे तो नहीं ले जाएंगे, यानी 2 इधर रिकॉर्ड किया तो 4 इधर रिकॉर्ड करो तो 6 की लायबिलिटी है, 6 की तो नहीं है, 4 में से 2 ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी है। अगर एसएल डिफॉल्ट करता है तो फिर और भी 2 रिकॉर्ड करनी पड़ेगी ताकि प्रोविजन बढ़ती बढ़ती किस पे पहुंच जाए? 4 पे पहुंच जाए। लेकिन सवाल ने लिखा नहीं एसएल डिफॉल्ट कर रहा है, इसलिए एक खूबसूरत लाइन पहले सुन लें, वो हम लिख के आएंगे कि इन दिस केस अ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी ऑफ 2 विल बी डिस्क्लोज्ड। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज कर दो कि अगर ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी शायद वो वाली कॉन्टिंजेंट नहीं है जो हम कॉन्टिंजेंट कहते थे, ये कॉन्टिंजेंट शायद यहां पे डिपेंडेंट के मानी में इस्तेमाल हो रही है। अगर उन्होंने डिफॉल्ट किया तो भी हमें 2 देना पड़ सकता है, और अब 4 का जिक्र ना करें, बल्कि जो बकाया 2 रह गए वो जिक्र करें। अब अगला पैरा बनाएं। फर्दर if SL's default, इधर से देखें ना, further if SL's default OL would have to provide, इधर से ही लिखते हैं बस उठा के, if SL default OL would have to provide warranty service. So however if SL default OL would have to provide warranty service, so a contingent liability फॉर रिमेनिंग 2 लिखते हैं लफ्ज रिमेनिंग 2, यानी टोटल 4 था ना, 4 में से 2 की तो लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर ली हुई है। सो कंटिंजेंट लाइबिलिटी ऑफ रिमेनिंग 2 विल बी डिस्क्लोज्ड। आगे वो लिखते हैं गिविंग ब्रीफ नेचर ऑफ इवेंट एंड एस्टिमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट। ओके, B1 तो खुद ही कर दें यार, B1 तो जल्दी से कर दें। वेल डन, बी क्विक, बी क्विक। B1 करें बेटा 1, जल्दी डायग्राम बनाए अच्छी सी B1 की, अलग वो A1 की डायग्राम थी, अगर वो A1 वाली बना ली हुई है तो उसी के ऊपर B1 की लाइनें नीचे खींच दें। B1 खूबसूरत सा डब्बा बनाएं जरा B1 के लिए। वेल डन, OL लिखो, एक और डब्बा बनाओ जल्दी, भी क्विक। डायग्राम दिखाएं मुझे, डायग्राम दिखाएं B1 की, जल्दी डायग्राम दिखाएं, डायग्राम बना के दिखाएं, जल्दी, डायग्राम ऊपर रख के दिखाएं मुझे डायग्राम। माशाल्लाह, ये 4 मिलियन की डायग्राम बनाई है। ये A1 की है, B1 की है? B1 की भी 4 मिलियन की, तो मजे हो गए। तो एक ही फिगर पूरे पेपर में यूज हो जाया करेगी हर जगह। ये A1 है माशाल्लाह, B1 4 मिलियन। मुझे यार सारे बच्चे माशाल्लाह अकलमंद हैं बैठे हुए, हम तो ऐसे ही परेशान होते हैं। यानी 4 मिलियन एक ही दफा पेपर में यूज कीजिएगा, पूरे पेपर में हर सवाल में चल जाएगा 4 मिलियन। 7 मिलियन नहीं है इसमें, तो फिर 4, ये इन्होंने भी 4 यूज किया, इन्होंने भी 4 यूज किया, तुम नहीं, इधर B1 है ना। माशाल्लाह, जल्दी करें। बन गई तो आगे अंग्रेजी लिख। हाय छेती करना, बस पैसे दे जिन्होंने देने। इसने भी 4 ही लिखे, 7 जमा 4 11 हूँ जी
ऊंची हो जाए, उसके लिए उन्होंने रिमोट यूज करके आवाज की थी, वो वाली ऑफ कर दो, इधर से ऊंची कर दो। अच्छा मोहतरम, बहुत फायदा हो गया आप लोगों की चीजें देखने का। पहली बात मुझे ये पता चली कि डायग्राम बनाते हुए कुछ बच्चे जो है वो सही जगह पे नहीं बना रहे जिस पार्टी को बनाना है। वैसे एरो तो वो सही निकाल रहे हैं, एरो सही निकलेंगे इंशाल्लाह पेपर में सही सॉल्व भी हो जाएगा। मेरा मशवरा है कि जिस बंदे का सवाल हो उसको हमेशा दरमियान में रखिएगा, जिस बंदे का सवाल हो उसको हमेशा वजह, और ताकि जिस को इसने पैसे देने हों वो इधर आ जाए और जिससे इसने पैसे लेने हों वो इधर आ जाए। ये हमारा मशवरा है, आपकी जो मर्जी है कोई मसला नहीं, लेकिन बेहतर है कंसिस्टेंट पैटर्न को फॉलो करें। तो आसान हल सुन लें। आसान हल ये है कि सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ें। सवाल किसकी किताबों में सॉल्व करने? तो बस आंखें बंद करके ओएल को आंखें बंद करके ओएल यहां लिख लीजिएगा। तो बोलें जिसका सवाल है उसको कहां लिखना है? दरमियान में। इसने जिसको पैसे देने हैं या जिसने इससे चीजें खरीदी हैं उसका नाम यहां लिखना है, और इसको जो चीजें दे रहा है उसका नाम यहां लिखना है। मतलब अब बताएं हमारी पार्टी में हमारा कस्टमर कौन है? वो इधर आएगा और मैन्युफैक्चरर इधर आएगा। चलें जी, अब सवाल को पढ़ते हैं। बेटा रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि A1 के साथ 4 लगा हुआ है और B1 के साथ 7 लगा हुआ है। ये गलती क्यों हुई 4 मिलियन वाली? वैसे बताएं हाथ खड़ा करके, गलती क्यों हुई कि 4 ही लिख रहे थे लोग? अच्छा, एक्साइटमेंट बड़ी थी जल्दी करने की। OL प्रोवाइड वारंटी टू कस्टमर, OL प्रोवाइड वारंटी टू, OL किसकी तरफ लायबल फील कर रहे हैं? कस्टमर की तरफ। मुझे देख के लग रहा है कि कुछ लोग इनका क्लास कोई होमवर्क के तौर पे जाके दोबारा नहीं कर रहे इन सवालों को। हालांकि ये सवाल बहुत अच्छी रिवीजन था रीइंबर्समेंट का, रीइंबर्समेंट की एक बहुत अच्छी रिवीजन था ये सवाल। OL प्रोवाइड वारंटी टू कस्टमर एंड रिकवर एंटायर कॉस्ट फ्रॉम SL। OL इस काबिल हो गया कि उसने अपनी रिपेयर शॉप बना ली है, वो रिपेयर करके दे देता है कस्टमर को और 100% कॉस्ट किससे रिकवर कर लेता है? आप बताएं OL किसकी तरफ लायबल फील करेगा? जिसकी तरफ लायबल फील करेगा उसको मैंने क्या इधर बनाया करें। OL किसकी तरफ लायबल फील करेगा? कस्टमर की तरफ। और किससे एंटाइटल्ड फील करेगा? SL से। आप बताएं एंटायर कॉस्ट कितनी है? 7। अब एंट्रीज बताएं। आप भाई हमने दे भी रहे हैं, हमें मिल भी रहे हैं, अब वो रीइंबर्समेंट वाला पैरा सारा लिख के आना पड़ेगा। अच्छा, अब 4 एहतियातें करनी है जरा कि रिसीवेबल सिर्फ तब रिकॉर्ड करने जब वर्चुअली सर्टन है। ये देखें, रिकवर्स तो वर्चुअली सर्टन है, रिकवर्स का मतलब हुआ करेगा वर्चुअली सर्टन है। रिसीवेबल उतना रिकॉर्ड करने जितनी प्रोविजन है, और P&L में नेट कर सकते हैं, बैलेंस शीट में नेट करने की इजाजत नहीं है। ये एंट्रीज किसी ने एहतियात के दर्जे में लिखी थी तो हाथ खड़ा कर दे, बहुत अच्छा किया था जी। चलें, अब क्लियर होगी बातें हाइब्रिड में जी। चलें अब लिखें। जाने दें यार, अब पता नहीं, वैसे तो मुझे खत्म हो गया ट्रस्ट आप लोगों के ऊपर, लेकिन अल्लाह मुझे मोबाइल दे ये तो नहीं, अब मैं नहीं लिखवा रहा। असल में बातें वही है ना, बात भी है, वो 3 लाइनें प्रोविजन की लिखनी है और 4 लाइनें रीइंबर्समेंट की लिखनी है। इसलिए मुझे नहीं लग रहा कि अपेरेंटली कि यहाँ लिखवाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी कई दफ़ा लिखवाया जा चुका है। ऑनलाइन वाले विषय का वीडियो पॉज करके लिख लें, जैसे मर्जी लिख लें। तो बोलें OL इज will record a provision। बोलें OL will record a provision because there is a present obligation due to a past event, that is selling of B1 to customer with warranty। So there is a present obligation due to नहीं आगे full stop, एक मिनट। The outflow is probable, so a provision will be recognized for reliable estimate of ₹7 million। अब अगला पैरा शुरू होगा। अगला पैरा,
वेयर नहीं, एज भाई आप खड़े हो जो लेट आए हैं, चलो बोलो एज से आगे, आप बैठो, वो लेट आए। एज एक्सपेंडिचर फॉर प्रोविजन इज एक्सपेक्टेड टू बी, प्रोविजन थोड़ा सा अटेंटिव नहीं थे ना, बैठ जाओ, आइंदा अटेंटिव ला करो। एज एक्सपेंडिचर टू सेटल अ प्रोविजन, एंट्री की तरफ नजर रखें उधर वाली, एज एक्सपेंडिचर टू सेटल अ इज विल बी, एक्सपेक्टेड ना लिखें, विल बी रीइंबर्स्ड बाय एसएल एंड इट इज वर्चुअली so a receivable will be recorded या reimbursement will be recorded for 7 million। अब ये लिख के आने की जरूरत नहीं up to the extent of provision, क्योंकि वो ऑलरेडी उसी के अंदर है। और उसके बाद लिख के आएंगे in balance sheet it will be shown as a separate asset, however in P&L the expenditure required to settle a provision may be presented net of reimbursement income of 7 million। कंक्लूड भी करके आ सकते हैं, so P&L will show expense of 0, P&L में 0 का एक्सपेंस आएगा। लेकिन ये लाइन आपने पिछले में नहीं लिखनी थी, पिछले में रीइंबर्समेंट नहीं है, पिछले में सिर्फ मैं लायबल हूं मैन्युफैक्चरर की तरह। पिछले, हाँ अगर मैन्युफैक्चरर का सवाल आता पिछले में तो वो लायबल भी था 4 मिलियन के कस्टमर को और मेरी तरफ से टाइटल्ड भी था, तो फिर वो उधर दोनों लिख के आते। लेकिन पिछले में रीइंबर्समेंट क्यों नहीं डिस्कस करनी पड़ी, क्योंकि सिर्फ एक ही एरो निकल रहा है। डन, चलें पॉइंट नंबर 3। जी बताएं भाइयों, ये एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग इवेंट है? OL has imported 7,000 यूनिट्स ऑफ मेडिसिन एट अ कॉस्ट ऑफ 70 मिलियन। कैलकुलेटर पकड़ के बताएं एक यूनिट मेडिसिन का कितने का है। भाई ये कैलकुलेशन साथ साथ करते रहा करें ताकि सवाल फिर आगे आपको टफ टाइम ना दे। 10,000, 10,000 की एक वैक्सीन कर लें, चलें कोरोना की एक वैक्सीन 10,000 की होगी शायद। OL imported 7,000 यूनिट्स ऑफ मेडिसिन एट अ कॉस्ट ऑफ 70 मिलियन। तो आपने पर यूनिट कॉस्ट बता रहे हैं, मुझे सेल प्राइस बता रहे हैं, तो मुझे यही समझ नहीं आ रही। कॉस्ट कितनी? 70 मिलियन डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 10,000 रुपए की एक दवाई है, पता नहीं दवाई या दवाया है क्या है, 10,000 रुपए की एक दवाई मैंने इंपोर्ट की है। अल्लाह करे 12-13,000 की बिक जाए, मेरा भी बिजनेस कोई चल पड़े। चलें आगे। However, in नवंबर 2018 हमारे साल एक मेडिकल जर्नल में एक स्टडी पब्लिश हुई है जिसने कहा है कि ये जो OL ने दवाइयां मंगवाई हैं ना, ये तो फारग है, और इससे एक बहुत अच्छी दवाई चीनी मीनी जिसका नाम है, और मच बेटर। तो चीनी मीनी मच बेटर है, लेकिन जो मैंने दवाइयां मंगवाई वो मीनी मीनी है, वो बेटर नहीं है। ठीक है यार, हमारी दवाई के बारे में इन्होंने स्टडी करनी थी और कोई काम नहीं था इनके पास। एट ईयर एंड पर मेरे पास 5,000 यूनिट्स पड़े हुए हैं उसके। 2,000 तो बिक गए, उनको छोड़े, पर 2,000 तो बिक गए, उनकी टेंशन छोड़ें। उन पे तो जो गेन आया होगा, लॉस आया होगा हमारी बला से। 5,000 यूनिट्स बैलेंस शीट डेट पे पड़े हुए हैं और 4,000 यूनिट्स उसमें से बिक गए हैं 8,000 के, और कॉस्ट टू सेल है 10%। बताएं जी एनआरवी लॉस कितने यूनिट्स पे रिकॉर्ड करेंगे? 4,000 पे 5,000 पे। एक्सीलेंट, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ स्टैंडर्ड पहले कहीं? ये कैसे आप लोगों को पता चल गया एकदम 5,000 पे? भाई ईयर एंड पे कितनी दवाइयां पड़ी हुई हैं हमारे पास? 5,000।
अच्छा, बैलेंस शीट डेट के बाद जो 4000 बिकी, उनके सस्ते बिकने की वजह क्या है? नवंबर में एक स्टडी पब्लिश होना। आप बताएं, जो 5000 में से बाकी 1000 रह जानी है, वो कोई दोबारा महंगी बिक जाएंगी या वो भी सस्ती बिकेंगी? वो जाहिरी सी बात है। मेरे पास एक मोबाइल्स हैं, वो मोबाइल्स पुराने हो गए, नया वर्जन मोबाइल्स का आ गया है। 10 मोबाइल मेरी दुकान पे पड़े हुए थे, 8 तो सस्ते बिके हैं, बाकी 2, तो नेचुरली बात है बाकी 2 भी सस्ते बिकेंगे। तो थोड़ा सा ICAP ने ये कॉन्सेप्ट भी टेस्ट किया एडजस्टिंग के साथ कि बच्चा कैलकुलेशन 5000 की करके आता है या 4000 की करके आता है। तो 4000 धोखा है, जिंदगी में धोखा नहीं खाना। 4000 धोखा है। किसके ऊपर कैलकुलेशन करें? 5000 के ऊपर। लिखें जी, द सेल ऑफ मोबाइल्स। ओहो, मुझे कोई टेंशन नहीं होती, आप लोगों को जो मर्जी लिखवा दिया करो। आप लोगों को 4000 लिखवाओ, 7000 लिखवाओ, आप लोगों ने लिख देने। आप लोगों की टेंशन अब मुझे खत्म हो गई है। मोबाइल मेडिसिन लिखने, मेडिसिन जो कोई टेंशन ही नहीं मुझे। तो अब द सेल ऑफ, ज्यादा होगी, द सेल ऑफ मेडिसिन बिलो कॉस्ट, कॉस्ट से भी कम पे बिकी है ना। कॉस्ट कितनी है और बिकी कितनी है? बिलो कॉस्ट। आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, आगे फिक्रा पूरा करवाएं। आफ्टर रिपोर्टिंग डेट इज एन एडजस्टिंग, नहीं, फिक्रा पहले लिखवाएं। ये मैं आपको सच्ची सच्ची बता रहा हूं, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, क्लास के बाद आके मेरे से लिखवा लें। जो IAS 10 का हमने सवाल किया ना, 15 एडजस्टमेंट्स वाला, 1 या 2 बच्चे ने सिर्फ घर जाके दोबारा उसको लिखा होगा। वो हाथ खड़ा कर दें जिन्होंने दोबारा घर जाके लिखा है। 1 2 पढ़ा वाले नहीं, लिखा 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 लिखा। एक, मेरी बात से आगे ना निकलिएगा। 1 या 2, बस 2 2 2 लिखना है। लिखा था 3 हो गए। हाइब्रिड नहीं, 4 1 या 2 दफा। तो 4 बच्चों ने सिर्फ लिखा है। और अगर लीज का सवाल होता, अच्छा आप लोगों ने तो वो भी नहीं किया, पास हो क्वेश्चन 19, ये भी लिखवा लें। चलें, ये 10-12 ने किया होगा, हाथ खड़ा करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सर नीचे कर लें सारे। मुझे आपकी टेंशन नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, आपके बच्चों की टेंशन है। आप उनको अपनी मिसालें भी नहीं दे सकेंगे। मैं रोजाना का काम रोजाना करता था। सर कराते थे, मैं पढ़ लेता था। सर पढ़ाते थे, मैं लिफ्ट भी नहीं कराता था। जो हम लिखवाते हैं वो आप सिर्फ देख लेते हैं, जो हम दिखाते हैं वो आप देखते ही नहीं, और जो हम कहते हैं छोड़ दें वो तो आप। अच्छा, मुझे नहीं लगता आज ये IAS 10 की जो थ्योरी है ये भी आप लोगों ने घर जाके पढ़नी है। और नहीं जी, जाने दें जाने दें। 50 दिन हो गए आप लोगों को और आते हुए। उसके बाद आप लोगों ने वो R1 भी किया था, उससे पहले आपने PRC में वो भी किया था। इतने समझदार होने के बावजूद ऐसी हरकतें। छोड़ें, पढ़ाई होती रहती है, बंद करें इसको, छोड़ें। क्या क्यों अम्मी अब्बू को शर्मिंदा करके? ये सारे खानदान वाले कहते हैं। अभी से पढ़ लें भाई, बॉल पॉइंट मुंह में डाल डाल के खत्म कर दिए। चलो कोई फन तो सीखा। तो मैं ये कह रहा था कि वो लफ्ज लिखना चाहिए जो कल आप लोगों ने बोला था, रिलेट्स टू सर्कमस्टांसेस दैट ऑलरेडी एग्जिस्टेड। लिखें, रिलेट्स टू circumstances that already existed at reporting date. Relates to circumstances that already existed at reporting date. So it is an adjusting event. प्लीज इसको ऐसे नहीं छोड़ के आना, एंड तक इसकी फिगर्स निकाल के कैलकुलेशंस करके छोड़ के आना सवाल को। एन NRV लॉस, एन NRV लॉस, सर एन के साथ एन के साथ एन आ रहा है, ये क्या चक्कर है? एन NRV लॉस, हाँ NRV लॉस। अच्छा AEIOU नहीं होता। अच्छा, एन NRV लॉस
एन एनआरवी लॉस ऑफ रुपीज, जगह खाली छोड़ दें, कैलकुलेशन बाद में करेंगे, ऑफ रुपीज, या लिख दीजिएगा फिल इट योरसेल्फ, एन एनआरवी लॉस ऑफ रुपीज इतने विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कौन सी, ये बड़ा बड़ा करके बताएं, इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ 31 दिसंबर 2018, 13 कहां से आ गया वो पिछला सवाल था, ऑफ 31 दिसंबर 2018, टेंशन ही नहीं आप लोगों की मुझे, ऑफ 31 दिसंबर 2018, छोटा सा ये भी लिख दें, बाय इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ सेल एंड डिक्रीजिंग इन्वेंट्री, मैंने कहा था एंट्री को एक्सप्लेन कराया करें, बाय इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ सेल एंड डिक्रीजिंग इन्वेंट्री। ओके आगे बोलें जी, कैलकुलेशन जल्दी करें, 1 सेकंड लगाएं, 1 सेकंड लगाएं, ये तो आप लोगों ने सीखी हुई कैलकुलेशन कर ली है, कितनी फिगर आई है, 10 मिलियन 11 मिलियन, लो जी लड़ाई शुरू हो गई, लाओ भाई डंडे सोटे, 10 मिलियन 11 मिलियन, हाँ जी बोलें, क्यों क्यों लड़ाई हो रही है 10 और 11 में, हाँ माय डियर, एनआरवी निकाले ना, एनआरवी का फॉर्मूला बताएं, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट लेस या एस्टिमेटेड कॉस्ट टू रिपेयर लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल। वैसे एक मजे की बात सुने, जब IS2 आया तो उसके थोड़े अरसे बाद IS10 आया, तो भाई मैं एक इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, तो IS10 ने कहा तुम लोग IS2 में एस्टीमेट्स लगाते रहते हो, तो छोड़ो पर एस्टीमेट्स क्यों लगाने हैं, जनवरी फरवरी तक स्टॉक बिक ही जाते हैं आमतौर पे, तो जो एक्चुअल प्राइस होगी उसी को एस्टीमेट ले लेना, तो ठीक है एक्सीलेंट, ये तो कमाल तरीका है। वो तो टीचर IS2 पढ़ाते हुए आपको बच्चों वाली बात बताता था कि यहां खड़े होके हम एस्टीमेट लगाते हैं स्टॉक कितने का बिकेगा, IS10 ने कहा छोड़ो पर एस्टीमेट क्या लगाने, जनवरी फरवरी में तुमने एक्चुअली बेच दी है स्टॉक, वो तुम्हें पता चल गया, एस्टीमेट क्या लगाने, तकरीबन अब एक्चुअल डाटा आ गया, तो IS10 ने तो हमारा काम हल कर दिया। IS2 वाला कहता था अंदाजा लगाओ फ्यूचर में कितने का बिकेगा, लेकिन IS10 कहते हैं अब तो बैलेंस शीट डेट के अंदर अंदर उससे पहले पहले 2-3 महीने हैं, तो वैसे ही निकल जाना स्टॉक, तुम एस्टीमेट क्यों लगा रहे हो, समझ आई मेरी बात की। तो अब मेरे ख्याल से हम ये एस्टीमेट नहीं लगा रहे, ये तो सॉर्ट ऑफ एक्चुअल डाटा है, 4000 यूनिट्स का तो कम से कम एस्टीमेट है, या फिर बैलेंस शीट डेट का पता चल गया सब कुछ, लेकिन अब आप फॉर्मूला वही लिखिए, एस्टीमेटेड सेलिंग प्राइस। सो कितनी क्वांटिटी पे लगानी है, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट ये होती है कि अगर रॉ मटेरियल मुकम्मल ना हो, अगर फिनिश गुड्स मुकम्मल ना हुई हो, और अगर ख़राब हो गई हैं तो एस्टिमेटेड कॉस्ट टू रिपेयर, और एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल होता है वो जो आपने एजेंट को कमीशन वगैरह पे की है। बताएं जी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस 5000 इंटू 8000 रुपीज इन मिलियन में 40, एस्टिमेटेड रिपेयर कॉस्ट 0, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल नहीं 40 का ही 10% ले लें, छोड़े परे 40 का 10% ले लें, कितना 4, जवाब व्हाट इज दिस, एक्सेलेंट, इट इज NRV वर्सेस कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, मेहनत से निकालनी पड़ेगी, कितने यूनिट्स 5000, एक यूनिट कितने का खरीदा था 10,000 का, बताएं इज इक्वल टू, अब ये किड़े पिंडू आए से 10 और 11 वाले, ये तो ललमा लालियां से आए थे आप लोग, क्या क्या गलती की थी, कॉस्ट से लेस नहीं की थी, क्या तो NRV लॉस ऑफ 14 मिलियन, अब वो जो खाली जगह है उसको खाली जगह ही रहने दीजिएगा, वो बाहर निकल के साथ वाला कहेगा हाँ यार वो खाली जगह ही रहेगी थी, खैर है चल, बाकी 99 आ जाएंगे 100 में से। कोशिश करते हैं हमें कुछ मिल जाए।
ताकि हम आपको थोड़ा शर्मिंदा कर लें। कैफ 7 किधर है? ये किसी ज़माने में कैफ 7 होता था। मिल गया, आपको शर्मिंदा करने के इसबाब मिल गए। कहते हैं हम फिर भी नहीं होंगे। इन्वेंट्रीज IS2, मैं ज़रा रिवाइज कर लूँ, NRV की डेफिनेशन में वो भूल गई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शर्मिंदा.com। खोले ही अरसा हो गया है, NRV की डेफिनेशन भी ढूंढनी पड़ेगी। फॉलोइंग टर्म्स आर यूज्ड इन दिस स्टैंडर्ड इन्वेंट्री। NRV is the estimated selling price in the ordinary course of business, less estimated cost of completion and estimated cost necessary to make the sale। ये चीजें हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाफिज उमर भाई, ये ना बच्चों को थोड़ा बता दिया करें ये कि जो है ना एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल NRV निकालते हुए माइनस करनी है। इनको कहीं ये 15-20 दफ़ा ना अपने रजिस्टर में लिखें। वैसे हमारे इधर IS12 में भी यही हालात हैं, आप उसको छोड़ें, लेकिन आप बच्चों को बता दिया करें। ये जो बच्चे आजकल आ रहे हैं ना, ये पता नहीं भूल जाते हैं चीज़ें। तो कॉस्ट टू सेल क्या करनी होती है माय डियर? माइनस करनी होती है। डिलीट कर दिया। आप लोगों ने सही निकाला था 14 मिलियन। वेल डन। अच्छा जी, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 4 का 2। अच्छा, अब सवालों में आजकल एक नया प्रोग्राम चल रहा है। वो कहते हैं मैं खड़ा हूं इस दिन। बताएं किस दिन खड़ा हूं? 15 फरवरी 18। बच्चे ये समझते हैं कि इस दिन डायरेक्टर्स ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथोराइज किए हैं। नहीं 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 नहीं, सवाल कह रहे हैं मैं खड़ा हूं इस दिन। बस सवाल ये बता रहे हैं मैं खड़ा हूं इस दिन। इस लाइन का फायदा क्या होगा मैं नीचे जाके बताऊंगा। सवाल कहते हैं मैं इस दिन खड़ा हूं, बस इस दिन खड़े होकर सवाल सॉल्व कर रहे हैं। ओके डन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ऑथोराइज होते होते भाई फरवरी मार्च अप्रैल अक्सर लग जाता होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथोराइज होते हुए बहुत टाइम लगता है। मेरा ईयर एंड कौन सा है? 31 दिसंबर 17। मेलन लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक तो इन सब की फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं फाइनलाइज नहीं होती। फॉलोइंग मैटर्स आर अंडर कंसिडरेशन। मैं खड़ा कहां हूं? 15 फरवरी 18 को। 15 फरवरी 18 को खड़ा हूं। ऑन 15 दिसंबर 17 खड़े किस दिन है भाई? 15 फरवरी। समझ आ गया? जब बनाऊं जनवरी फरवरी लिखूं, समझ आ गया? ये जनवरी फरवरी आधा। 15 फरवरी को खड़ा हूं। ऑन 15 दिसंबर 2017 अ मशीन वाज डिस्पोज्ड ऑफ फॉर 35 लाख। एक मशीन बेची है 35 लाख की टू रेस्टबेरी लिमिटेड फॉर कैश। However, as per the agreement, ML was also entitled to 15 लाख मोर। 35 जमा 15 50 लाख की मशीन फिर हो जाएगी सेल प्राइस। डिस्पोजल के टी अकाउंट में 50 लाख जाएगा। Which is dependent upon passing certain production test after installation। मशीन मेरी है, वो जब इंस्टॉल करेगा तो टेस्ट करके बताएगा कि कैसी चल रही है। फुल स्टॉप। ऑन 25 जनवरी, मतलब मैं 14 को खड़ा हूं तो ये बात मुझे पता चल गई ना, इसलिए वो लिखा होता है 14। ऊपर लिखा होता है 14 फरवरी 15 फरवरी, तो मैं 15 फरवरी को खड़ा हूं तो उस समय 25 जनवरी वाली बात मुझे पता चल गई है। बस ये मकसद होता है इस लाइन का। ऑन 25 जनवरी दे कंफर्म दैट रिक्वायर्ड प्रोडक्शन टेस्ट हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। एग्जैक्ट स्टैंडर्ड की लैंग्वेज बताएं जो कल हमने पढ़ी थी। किसी को याद हो हाथ खड़ा करके वो लैंग्वेज बताए। हमने कल कुछ एग्जांपल्स पढ़ी थी। डिटर्मिनेशन का लफ्ज बोलना था। बोले डिटर्मिनेशन ऑफ sale price of a fixed asset which has already been sold before year end will be considered as an adjusting event। as it is standard का concept उसने सिर्फ सवाल बना के टेस्ट कर लिया। तो लिखें कल वाली adjusting events की एग्जांपल। as per IS 10 डिटर्मिनेशन, पता क्या चला बैलेंस शीट डेट के बाद कि प्रोडक्शन टेस्ट मीट कर गया। अब प्राइस फाइनल क्या हुई है डिस्पोजल की? भाई 35 लाख तो लेने ही लेने हैं, हमने अपनी मशीन बेची है ना। लेकिन अगर प्रोडक्शन टेस्ट पास कर गए तो 15 लाख और लेने हैं। टोटल कितने हो गए? 50 लाख। तो अब बताएं, मैं जब डिस्पोजल का टी अकाउंट बनाऊंगा हमारे साल, तो
मैं डिस्पोजल के टी अकाउंट बनाने में क्या फिगर्स डालूंगा? कैश कितना? 35 लाख। अब मुझे बताएं मैं रिसीवेबल डालूं 15 लाख का या ना डालूं, ये बताएं। डाल दें, और थोड़े से बड़े हो जाएं, ये रिसीवेबल आएगा ना, कैश तो नहीं होगा क्योंकि ईयर एंड पे तो रिसीव नहीं हुआ, रिसीवेबल। लेकिन ये डिस्पोजल का अकाउंट बनेगा 31 दिसंबर को ही, 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर के डिस्पोजल अकाउंट में 35 लाख भी आएगा, 15 लाख भी आएगा। 50 लाख का बिका, हो सकता है बुक वैल्यू इसकी 40 लाख हो, लाख का गेन आ जाएगा। हो सकता है बुक वैल्यू इसकी 20 लाख हो तो 30 लाख का गेन आ जाएगा। वो तो बुक वैल्यू तो मैंने सवाल में गिवन नहीं है ना। मैं क्या करूं, मेरा ये सवाल है ये रिसीवेबल डालूं ना डालूं, ये बताएं, एडजस्ट करूं ना करूं। IAS 10 का सवाल है, डालूं या ना डालूं ये रिसीवेबल? डाल दें, क्योंकि इट इज कंसिडर्ड एज एडजस्टिंग इवेंट। क्लियर? बनाएं डिस्पोजल का टी अकाउंट। चलें अब लिखें जी, कहां से लिखना शुरू करना था? एज पर IAS 10 डिटर्मिनेशन, वो लैंग्वेज यूज करें जो आज सुबह मैंने रिवाइज करवाई थी। डिटर्मिनेशन ऑफ सेल प्राइस, सेल प्राइस परचेज में तो ये, अच्छा हाँ बेच रहे हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ सेल प्राइस, बोलें आगे। आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, ऑफ a machine which is disposed, बोले बोले बोले, कल वाली लैंग्वेज यार याद की थी नहीं, घर जाके पढ़ी थी एडजस्टिंग की एग्जांपल्स। which is disposed खुद ही बना दें, which is disposed before reporting date is an adjusting event। IAS 10 की रोशनी में ये क्या है? एडजस्टिंग इवेंट। दोबारा बताएं लाइन, कोई हाथ खड़ा करके, अब यही वाली। डिटर्मिनेशन ऑफ सेल प्राइस आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, डेट के बाद प्राइस फाइनल हुई, क्योंकि कुछ टेस्ट उसने करने थे ना। फॉर अ मशीन दैट इज डिस्पोज्ड एज पर IAS 10 इट इज एन, फुल स्टॉप के बाद। सो द कंसिडरेशन रिसीव्ड विल बी कंसिडर्ड एज, so the consideration will be received का लफ्ज छोड़े, so the consideration will be, बोलें कितनी डाली जाएगी डिस्पोजल के टी अकाउंट में? So consideration for disposal will be considered as 5 million। So consideration for disposal will be considered as 5 million। ओके चलें जी, डन। चलें, ये वो घिसी पिटी एडजस्टमेंट होती है, तो इसको जरा पढ़ लें। मतलब वो किसी की डेथ होगी, कोई इंजरी हो गई है। चलें, हो गया, पिछला समझ आ गया? अच्छा, ये जितने मैं पास पेपर के सवाल करा रहा हूँ ना, इनको घर जाके रिवाइज भी नहीं करना, इनको लिखना भी नहीं दोबारा, ये जरा ध्यान रखिएगा। अच्छा, लेक्चर नोट्स भी ना देखा करें उसमें क्या पढ़ा था, ठीक है? मतलब आप लोगों को तो पता है सब कुछ। साल खत्म होने से 21 दिन पहले, माय डियर, 31 दिन होते हैं दिसंबर में, साल खत्म होने से 21 दिन पहले एक वर्कर ने मुंह खोल के 25 लाख मांगा। हमने कहा मुंह बंद कर, कहते हैं नहीं, कहते तुम लोगों ने सेफ्टी मेजर्स नहीं ली हुई ना, जिसकी वजह से मुझे चीनी मीनी हो गया। हमने कहा क्या हुआ है? कहते वो मैं बताता हूँ, राव 31 दिसंबर को लॉयर का ख्याल है
कि कोई चांस नहीं कोर्ट उसको लिफ्ट कराएगा। ऐसे लोग मुंह उठा के जाते रहते हैं कोर्ट में, और हम भी जज साहब से ऐसी दोस्ती है हमारी, अस्तगफिरुल्लाह, कि भाई जज ही बिक गया तो पीछे क्या रह गया। अस्तगफिरुल्लाह। द केस इज स्टिल पेंडिंग का मतलब बताएं। द केस इज स्टिल पेंडिंग। द केस इज स्टिल पेंडिंग का मतलब बताएं। द केस इज स्टिल पेंडिंग का मतलब बताएं। अरे कौन बोला है, कौन बोला है? वेल डन। अगर मेरी जेब में पैसे होते मैं आपको 100 रुपए नाम देता। इफ केस इज स्टिल पेंडिंग का मतलब भाई ने कहा 15 फरवरी तक जज का फैसला अभी तक नहीं आया। ये वैसे ही एक मतलब होता है, ये लाइन इसलिए लिखी होती है। अभी तक इस लाइन की कोई सिग्निफिकेंस नजर नहीं आई। इक्का दुक्का सवालों में मैं इसकी सिग्निफिकेंस आपको बताऊंगा। द केस इज स्टिल पेंडिंग आगे लिखें ऑन 15 फरवरी। द केस इज स्टिल पेंडिंग ऑन 15 फरवरी। 15 फरवरी तक भी केस अभी तक कोर्ट में क्या है? पेंडिंग है। अच्छा, 31 दिसंबर को लॉयर का क्या ख्याल था? वैसे जरा देख के बताइए, 31 दिसंबर को लॉयर का क्या ख्याल था? कि हमारे केस हारने का कोई चांस, प्रोविजन कंटिंजेंट लाइबिलिटी, या नो प्रोविजन एंड नो डिस्क्लोजर। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। However, ML's legal advisor now believes. Now क्या मतलब? now 15 फरवरी। now के ऊपर 15 फरवरी। However, legal advisor now believes that there is low chance that court would award compensation to the worker. एक लो चांस है कि कोर्ट अवॉर्ड कर देगा वर्कर को कंपन। बताएं जी कौन सा कॉन्सेप्ट? अपडेटिंग डिस्क्लोजर्स, वो जो अभी हम पढ़ के आए हैं। पहले हमने सोचा हुआ था कि डिस्क्लोजर नहीं देंगे, अब देने हैं, इसे भी अपडेशन ही कहते हैं। पहले सोचा हुआ था डिस्क्लोजर नहीं देंगे, लेकिन अब देने हैं। क्यों? क्योंकि साल के बाद कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस अराइज हो गए हैं। ओहो, किधर है? लिखें, इफ एन एंटिटी रिसीव्स इंफॉर्मेशन, if an entity receives information after reporting period for a condition that existed at end of reporting period, it shall update the disclosures. It shall update the disclosures. So now, as legal advisor believes, नाउ का क्या मतलब? 14 फरवरी को ना, 15 फरवरी। now as legal advisor believes, 15 फरवरी। now as legal advisor believes that there is 40% chance of losing the case, so it will be considered as a possible
So it will be considered as a possible obligation बोलें पॉसिबल ऑब्लिगेशन। अब बताएं आगे कंक्लूड करें। सो इट विल बी डिस्क्लोज्ड एज अ contingent liability. So it will be disclosed as a contingent liability, giving brief nature of वो जो। So it will be disclosed as a contingent liability. Giving brief nature of event and estimate of financial effect. Okay. आगे भाई ये जो कॉन्सेप्ट है ना, सबसे ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है स्टैंडर्ड का। इसको जरा आपने तसल्ली से पढ़ना और समझना है। इधर देखिए, एक फर्जी सिनेरियो बनाते हैं। इकतीस मार्च को डायरेक्टर्स ने ऑथोराइज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिलहाल हम खड़े हैं इस दिन, वैसे ही सवाल में लिखा हुआ है खड़े हैं इस दिन, ठीक है। तो अगर हम खड़े हैं इस दिन तो हमें फ्यूचर का तो पता नहीं होगा, लेकिन मैं वैसे ही आपको फ्यूचर बता रहा हूं फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, क्योंकि अगर हम खड़े इस दिन है तो हमें क्या इल्हाम के डायरेक्टर ने किस दिन साइन करने हैं, वो ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन चलें फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन फ्यूचर का सामने रख लेते हैं, छोड़ दें भी मिल जाएगी। इधर देखें, अच्छा अब 60 लोगों की डेथ हुई किसी हादसे की वजह से, और हमारा ख्याल है कि 55 लोग आएंगे कंपनसेशन क्लेम्स लेने के लिए, बाकी 5 के शायद वुरसा नहीं होंगे, तो हमने कहा बस गए तो गए, बट ठीक है अब क्या करें। हमारा ख्याल है कि 55 लोग आएंगे, बड़ा फेयर एस्टीमेट हमने लगाया। उसमें से अभी तक सिर्फ 25 आए हैं और हम सवाल खड़े होकर इधर सॉल्व कर रहे हैं। बताएं जी प्रोविजन कितने बंदों की तरफ रिकॉर्ड करेंगे? 60, 55, 25, 55। हमारा अंदाजा क्या है कितने आएंगे? 55। उसमें से 1-1.5 महीने में कितने आ गए हैं? 25। लेकिन अगर लोग कम आ रहे हैं तो हमने अंदाजा रिवाइज कर लिया, वो अलग बात है, वो सवाल बताएगा कि लोग कम आ रहे थे इसलिए हमने अंदाजा रिवाइज कर लिया, वो मैं बात नहीं कर रहा। ये आई कैप अब धोखा कर रहा है, वो कहता है भाई 25 आ गए, आप बताओ प्रोविजन। ओ भाई 25 के आने से प्रोविजन नहीं बुक होती, प्रोविजन बुक होती है हमारे अंदाजे से प्रोविजन बुक होती है। सवाल हो सकता है कह दे कि बाद में 10 और भी आ जाएंगे, मेरा ख्याल है 10 और भी आ जाएंगे, बाकी फिर ऑथराइज होने के बाद ही आएंगे। ओ भाई आएंगे तो सही ना। तो इसलिए मेरे भाई अंदाजा लोगों के आने की बेस पे होता है या हमारे अंदाजे की बेस पे होता है? तो प्रोविजन में रिलायबल एस्टीम, हाँ ये बात जरूर है कि अगर लोग कम आ रहे हैं तो आप शायद रिवाइज कर लें अंदाजा कि आप 55 नहीं आएंगे 40 आएंगे, वो अगर सवाल बता दे वो मैं एग्री करता हूं आपसे, लेकिन प्लीज किसी के आने की वजह से प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं होती, बल्कि हादसा हो जाने की वजह से हमारा अंदाजा। और ग्राउंड रियलिटी भी बताएं, जब हमने अंदाजा लगा लिया कि 60 में से 5 लोगों के बुरसा नहीं थे, बाकी 55 आएंगे ही आएंगे, अभी 20-25 आ गए हैं, और जब बात फैलनी शुरू होगी कि यार वो 20-25 जो गए थे उनके जरिए कंपनसेशन क्लेम्स मिलने शुरू हो गए हैं, तो नेचुरल सी बात है कॉलेज वालों ने 2-3 टॉपिक नहीं करवाए। अब 2-3 टॉपिक नहीं करवाए, बच्चों को भी पता नहीं चला, बच्चे बहुत सादा थे। अब वो बच्चे बहुत सादा थे, कोई बच्चे जो है किसी एफएससी के अंदर वो फेल हो गए, तो जो बच्चे फेल हो गए, बच्चे फेल होने के बाद जब उनको पता चला
कॉलेज वालों को तो कॉलेज वालों ने कहा हो ये तो वो टीचर गड़बड़ हो गई, वो टीचर से रिसीवेबल बुक कर लेंगे और बच्चों की तरफ पेएबल बुक कर लेंगे। लेकिन अब 100 बच्चे थे, कॉलेज के अंदाजा लगाएंगे 70-80 आएंगे सिर्फ। क्यों 70-80 आएंगे? 20-30 तो बहुत दूर के शहरों से थे, वो कहाँ आएंगे? तो अंदाजा लगाना होता है, अंदाजे में ये नहीं कि एग्जैक्ट ही 60 आ जाएंगे सारे। तो कॉलेज ने अंदाजा लगाया कि 100 की बजाय 80 बच्चे आएंगे, और उस 80 में से 15-20 तो अभी आ भी गए हैं और बाकी जो है वो आएंगे। अच्छा, कई दफा सवाल ऐसे भी होते हैं कि 60 की डेथ हुई, उसमें से 10 आ गए, उसमें से 10 आ गए, 25 और आ गए। भाई 10 जो आ गए उनके अंदर ये 55 डाल देंगे, वो अलग डिस्कशन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कह सकते हो जो आ गए उनकी तरफ लाइबिलिटी बुक कर लो, जो नहीं आए उनकी तरफ प्रोविजन बुक कर लो, ये बहस अलग है। लेकिन याद रखिएगा, लोगों के आने से लाइबिलिटी राइज नहीं होती, लाइबिलिटी हादसे से राइज होती है, और हादसे के बाद रिलायबल एस्टीमेट, अन्ना एस्टीमेट नहीं कि पूरा 60 ही कर लें, रिलायबल एस्टीमेट। पता नहीं आप समझा पाए हो या नहीं, ये जरा लाइन पढ़ें पूरी। अब मुझे बताएं कितने की रीस्ट्रक्चरिंग रिकॉर्ड करनी है, एम्प्लॉइज को नौकरी से निकाल रहे हैं हम, याद है रिडंडेंसी कॉस्ट होती थी वो, बताएं कितनों की तरफ हम लायबल हैं। ओके, कितने? चलो इतनी बहस का फायदा हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, कि यहाँ कहीं 15 फरवरी की लाइन भी लिखी हुई है, उसने कहीं 15 फरवरी का जिक्र भी किया हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है 15 फरवरी का जिक्र? कहाँ है? नहीं, 15 फरवरी का जिक्र कहीं किया हुआ है? कहाँ 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 कहाँ? एक्सेलेंट, दो लोगों को पता चल गया, ये 15 फरवरी का जिक्र है। अब फर्दर 6 एम्प्लॉइज हैव ऑप्टेड फॉर स्कीम आफ्टर ईयर एंड। ईयर एंड के बाद 6 आए, वो कब तक आए होंगे? जरा बताएं, ईयर एंड के बाद 6 आए, वो कब तक आए होंगे? जिस दिन हम खड़े हैं, हम खड़े होकर सवाल कहाँ सॉल्व कर रहे हैं? 15 फरवरी को। अच्छा, इस पूरे सवाल में भी कहीं नहीं बताया कि डायरेक्टर्स ने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज करनी है। वो पता नहीं मार्च में, अप्रैल में, जून में करें, हमें क्या, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जब मर्जी करें। वो हमारा ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर 17। ओके, हम खड़े कहां हैं? 15 फरवरी 18। नवंबर के अंदर रीस्ट्रक्चरिंग हुई है। रीस्ट्रक्चरिंग में होता है कोई बिजनेस सेगमेंट हमने बंद कर दिया, रीस्ट्रक्चरिंग प्लान, एज अ पार्ट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग प्लान, अभी तो प्लान है, फिर क्या टेंशन है। एन ऑप्शन ऑफ अर्ली टाइम एक्सचेंज फॉर वन ऑफ पेमेंट वन वाज ऑफर्ड टू, ओहो वाज ऑफर्ड हो गया ना, तो नवंबर में जब ऑफर हो गया तो फिर ये अनाउंस हो गया, जब अनाउंस हो गया तो फिर कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बन गई, तो लिखें प्लान वाज ऑफर्ड, बस ऑफर हो गया, एन ऑप्शन वाज ऑफर्ड, जो मर्जी अंडरलाइन कर लें। तो ऑफर हो गया का क्या मतलब है? एम्प्लॉयज को पता चल गया या अभी हमने कंसिडर कर रहे हैं? पता चल गया, जो अनाउंस हो गया। तो फिर रीस्ट्रक्चरिंग का पैरा नंबर 70, a restructuring constructive obligation to restructure arise because entity has announce कर दी है, इस वजह से restructure, ये लाइन भी लिख के आनी पड़ेगी। अच्छा जी, वन ऑफ पेमेंट क्या होती है? बस एक सिंगल पेमेंट होगी आपको, कितने की? 10 लाख की। 10 लाख की हर बंदे को पेमेंट होगी। जो 50 साल से ऊपर के हैं वो चले जाएं, क्योंकि हम यंग खून चाह रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है? दुनिया से भी जाने तो हमारे पास से भी चले जाएं, फुल स्टॉप। मतलब याद दहानी तो आती रहती है मौत की। अकॉर्डिंग टू रीस्ट्रक्चरिंग प्लान। अब वो जी, मैंने उस दिन कहा एक नौजवान को, मैंने कहा चलो चलते हैं, ऐसी नमाज पढ़ने, जिंदगी की आखिरी नमाज है। वो घर से होके आ रहा था, कहते फिर तो बेगम ने आने नहीं देना अगर मैंने ये बता दिया। अकॉर्डिंग टू रीस्ट्रक्चरिंग प्लान के मुताबिक मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स दैट, कौन? मैनेजमेंट का ख्याल है कि 25 बंदे आएंगे, वुड एक्सेप्ट द ऑफर। अब लोगों के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनलेस कि लोगों के आने की वजह से हम एस्टीमेट रिवाइज कर लें, वो अलग बात है। हमारा अंदाजा है कि 25 लोग आएंगे, वो पूरे बूढ़ों की लिस्ट में बाबा रशीद वो जरूर आएंगे,
बाबा अंजुम वो जरूर आए करते, काका मन्ना कभी भी नहीं, वो 55 साल के वो कभी नहीं छोड़ेंगे, मैं बता रहा हूँ तुझे। इस तरह पूरी लिस्ट बनाई होगी, सारे बुजुर्गों की लिस्ट बनाई होगी जो 50 साल से ऊपर है, उनमें से टिक किया होगा, टिक कर करके सोचा होगा। हो सकते हैं हमारे पास 37 एम्प्लॉइज हों जो 50 साल से ऊपर की उम्र के हैं, सारे टिक बना के ये 12 बुजुर्ग नहीं आएंगे, मैं पता है ये तो जान हमारी रहते हुए नहीं छोड़ते उन्होंने, मैं कहाँ छोड़ के जाना है, तो बाकी 25 बंदे तो आ जाएंगे, उनको तो 10 लाख बताया उन्होंने, कल ही आ जाना है। अकॉर्डिंग टू रीस्ट्रक्चरिंग प्लान, अकॉर्डिंग टू रीस्ट्रक्चरिंग प्लान मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स दैट 25 वुड एक्सेप्ट। आप बताएं हमने क्या एक्सपेक्टेशन लगाई है, 25 हमने एक्सपेक्ट की है। द ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज टिल मार्च, मार्च तक जब मर्जी आ जाए, जब मर्जी आ जाए। 10 employees have already opted for scheme in till December। टिल दिसंबर का मतलब माय डियर मेरे ख्याल से ये होगा कि नवंबर में अनाउंस किया ना, तो नवंबर दिसंबर में कितने बुजुर्ग आए, 10। अब फर्दर 6 have opted, टोटल कितने हो गए, 16 फॉर द स्कीम। अब ये 10 और 6 धोखा है, जिंदगी में धोखा नहीं खाना, ये 10 और 6 धोखा है। हमारा अंदाजा उधर ही खड़ा है, कितना, 25। अगली लाइन का मतलब मैं बताता हूँ, वो थोड़ा अजीब सी लाइन इसने डाली है, उसका मैं मतलब बताता हूँ। उसका इंपैक्ट भी कोई नहीं होना था पेपर में, इंशाल्लाह मुझे टेंशन भी नहीं, आप लोगों ने कुछ करना भी नहीं था, इसका करना भी कुछ नहीं था। तो अगली लाइन का कोई मतलब बता दें, अगली लाइन का कोई मतलब बता दें, चलें आज बड़े हंस रहे हैं ना, अगली लाइन का मतलब बताएं। एक्सेलेंट। अगर 10 लाख के अलावा कोई पेमेंट्स है ना रीस्ट्रक्चरिंग की, तो उनकी प्रोविजन हमने रिकॉर्ड कर ली हैं। वो मैं आज आपको मिसाल दे दूं, वो असल में हमने कभी पढ़ी नहीं थी। वो ऐसी पेमेंट्स हो सकती हैं कि हो सकता है इनके टर्मिनेशन एग्रीमेंट्स साइन करवाने के लिए एक ही लॉयर से बात होगी हो कि सबके टर्मिनेशन एग्रीमेंट तुम साइन कर देना। उस लॉयर ने कहा चलो ठीक है, मैं सारे के सारे एम्प्लॉयज़ जितने भी हैं उनके टर्मिनेशन एग्रीमेंट 2 लाख में साइन कर दूंगा, प्रॉपर तरीके से बना के दूंगा ताकि जो जाए छोड़ के वो वापस ना आ सके, तो प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशंस मेरी तरफ से। तो कई दफ़ा रीस्ट्रक्चरिंग की लाइबिलिटीज रिडंडेंसी के अलावा भी होती हैं, या हो सकता है 3-4 इसमें से बुजुर्गों ने कोई, हमने उन्हें गाड़ियां लीज पे लेके दी हों, जैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गाड़ी लीज पे देके देता है, तो वो गाड़ियां अब नॉन कैंसिलेबल लीज हों, वो बन गया वो ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, तो उसकी भी प्रोविजन बुक हो चुकी है। कहते हैं 10 लाख के अलावा अगर कोई भी रीस्ट्रक्चरिंग की प्रोविजन है वो मैं बुक कर चुका हूं, तुम टेंशन ना लो। ये लाइन डालने का कोई फायदा नहीं था। कॉस्ट रिलेटेड टू रीस्ट्रक्चरिंग एक्सेप्ट 10 लाख वाली पेमेंट्स हैव ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड बाय एमएल इन इट्स, वो एंट्रीज हो चुकी हैं, कहते हैं उनकी टेंशन ना लो। आप बताएं हम ईयर एंड के ऊपर कितनी प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे, 25 मिलियन की, ठीक है। अब इसमें से वैसे जो ईयर एंड तक आ गए हैं और बल्कि जो बाद में भी आए हैं, उन सबके लिए आप लाइबिलिटी का लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं। 16 के लिए लाइबिलिटी का देखते हैं, आई के अपने वैसे इतने बारीकी में गए कि जो आ गए हैं उनके मतलब लाइबल तो अब 25 की तरफ ही हैं, टोटल लाइबल 25 की तरफ है, उसमें से कुछ लाइबिलिटी सर्टन हो गई है 16 की, कुछ लाइबिलिटी अनसर्टन है। कुछ समझ आ रही बात, यानी 16 तो कंफर्म आ गए हैं, कितने आ सकते हैं, नहीं तो 16 कंफर्म आ गए, कितने और आ सकते हैं, 9। कौन सा सवाल है, 4। अनाउंसमेंट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग टू दोज एम्प्लॉइज हु वुड बी अफेक्टेड बाय प्लान रेज अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। लेकिन हम पूरी लाइन लिख के आएंगे कि एज द मैनेजमेंट हैज अनाउंस्ड द रीस्ट्रक्चरिंग बिफोर ईयर एंड सो देयर इज अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। वो जो पैरा 70 था रीस्ट्रक्चरिंग वाला, अकॉर्डिंग टू रीस्ट्रक्चरिंग प्लान मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स दैट 25 एम्प्लॉइज विल एक्सेप्ट द ऑफर। सो अच्छा वो बारीकी में गया ही नहीं, बड़ा बोंगा तेज निकला, प्रोविजन स्लैश लाइबिलिटी, उसने अलग अलग बताया ही नहीं कि 16 की तरफ अब हम लाइबल हैं क्योंकि वो तो आ गए हैं, और बाकी लाइबिलिटी अनसर्टन है, आने तो है 9, लेकिन पता नहीं 9 आए, 8 आए, 7 आए, 10 आए, 11 आए, लेकिन अंदाजा तो हमारा 25 का ही रहेगा, तो बड़ा तेज है। उसने प्रोविजन स्लैश लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का लफ्ज़ क्यों लिख दिया उसने स्लैश डाल के, ऐसी प्रोविजन जो सर्टन टाइमिंग की हो जाए, फिर वो प्रोविजन से निकल के कहां चली जाती है, सर्टन टाइमिंग और सर्टन अमाउंट की हो जाए, फिर वो प्रोविजन से निकल के लाया। लेकिन उसने अलग अलग नहीं बताया कि 16 का ये करो, बस पूरे सवाल में उसने 25 को ही पकड़ा और कुछ भी नहीं किया। लेकिन एक लाइन थोड़ी सी डाल के, ये डालने की जरूरत नहीं थी, इररिस्पेक्टिव हु हैव ऑलरेडी ऑप्टेड या टिल नाउ, अभी तक जितने आ चुके हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा अंदाजा स्टिल रिमेन्स एट
25। तो अब सुन लें, अब लिखना क्या, सुन लें, चलें लिखें, लिखें क्या लिखी जाए, घर जाके तो लिखना नहीं होता, लिखें। IAS 37 को तो वैसे ही बच्चे लिफ्ट नहीं कराते, आई के पिछले 15-15, 20-20 नंबर के सवाल डाल रहा है उसमें, कहते आओ फिर ना लिखा करो घर जाके। उधर कंसोलिडेशन का सवाल पड़ा होता है 18 नंबर का, इधर IAS 1037 का आता है हर अटेम्प्ट में, तो बड़ा बड़ा तो देखें बड़े बड़े सवाल डाल रहा है, बड़े बड़े ना लिखो फिर तुसी। चलें जी यार, ये बातें तो ठीक कर रहे हैं जो बैठे हुए हैं, लेकिन है अब आखिरी दिन स्टैंडर्ड का, साथ साथ कर लेते तो अच्छा। चलो हमने तो सोचे थे इन संडेज को लीज और पता नहीं IAS 12 रिवाइज करने हैं, वैसे ये उस वक्त कहते थे कि लीज और IAS 12 साथ साथ कर लो, उस वक्त मैं कहता था अभी तो बड़े दिन पड़े हैं, अभी तो सेशन शुरू हुआ है, रिजल्ट के बाद सही तरह पढ़ना शुरू करेंगे। दिल पे लगती हैं ये बातें बस। लिखें, इन दिस केस as formal announcement has been made before year end, in this case as formal announcement has been made before year end, so a constructive obligation arises in this case. So a constructive obligation arises in this case. A provision will be recognized for a liable estimate, provision slash liability लिखते हैं चलें, a provision slash liability will be recognized of reliable estimate for making payment to five employees. For making payment to 25 employees. इसको इस तरह लिखें, डेट इज द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मैनेजमेंट इज एक्सपेक्टिंग, इसको इस तरह लिखें आगे, डेट इज द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ये 25 कौन से हैं, डेट इज द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मैनेजमेंट इज एक्सपेक्टिंग, इस पे प्रोविजन रिकॉर्ड होती है। एंड नॉट द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, इस पे डिपेंड नहीं करती है, नॉट द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु हैव एक्चुअली, बोलें opted, and not the number of employees who have actually opted. Okay जी, नहीं, अगर 31 मार्च की डेट दे देता सवाल में कि हम 31 मार्च को खड़े हैं और अभी तक 16 आए हैं, तो फिर तो बिल्कुल 25 की नहीं होती, फिर तो अकल लगा के प्रोविजन हम सिर्फ कितनों की रिकॉर्ड करते, बल्कि लायबिलिटी रिकॉर्ड करते 16 की। वाई ऑप्शन खत्म हो गई है। अभी बताएं महीना कौन सा चल रहा है आजकल, फरवरी, और अभी 31 मार्च तक कितने महीने पड़े हैं, 1.5 महीना, तो 1.5 महीने में इंशाल्लाह बाकी जो हमने 25 में से अंदाजा लगाए हैं वो भी आ जाएंगे। और अगर डेट ही 31 मार्च की दी होती, फिर ऑप्शन लैप्स कर गई होती, फिर तो सवाल के जज्बात बदल जाते, एहसासात बदल जाते, फिर तो हम बिल्कुल कुछ और लिख के आते हैं। ओके जी, प्लान पहले कर लेते, अनाउंस ईयर एंड के बाद करते, तो हम लिख के आते देयर इज नो लीगल और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, एज देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बिकॉज नो अनाउंसमेंट, it will not be disclosed and it will not be recorded as a provision. No disclosure will be made and no provision will be recorded. Okay.
पेज 860, पॉइंट नंबर सी। तसल्ली से एक दफा आप पढ़ लें पहले। थोड़ी सी डायग्राम भी साथ बना लें अगर समझ ना आ रही हो तो। क्वेश्चन नंबर 5 पॉइंट नंबर सी, बड़ा अच्छा सवाल है। जल्दी पढ़ें पढ़ें पढ़ें। प्रोविजन बताएं कितने की होनी है, फिगर निकालें उसकी, और साथ उसकी फिगर निकालें रिसीवेबल की। बुक नहीं अभी तक ली, जल्दी प्रोविजन की अमाउंट। भाई वो टर्म टेस्ट क्यों नहीं डाला अभी तक? टर्म टेस्ट क्यों नहीं डाला? अब्दुल्ला हो ही नहीं सकता, उसे कॉल करो। हमारा कसूर है सप्लायर का कसूर है? तो जो हमने इतनी लेट ऑर्डर किया है, अगर हम जल्दी ऑर्डर कर देते तो चीजें टाइम पे ना आ जाती। हम भी सर के ऊपर जब पड़ी है तब ऑर्डर किया है। अच्छा चलें भाई, हमारा ईयर एंड बताएं। इस सवाल में तो नहीं लिखा हूं हम किस दिन खड़े हैं, नहीं, बस हमारा ईयर एंड है 30/17। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, परा हट, मई, जून। हमारा ईयर एंड है 30/2017। जुलाई, अगस्त, सितंबर। On 1 November, a new law
was introduced requiring all factories to install safety equipment within 5 months. मार्च 31 मार्च डेडलाइन है। कब तक हमने सेफ्टी इक्विपमेंट इंस्टॉल करने हैं? ये 31 मार्च की डेट कितने लोगों ने निकाल ली थी? वेल डन। किस दिन कानून आया? 1 नवंबर को, कि हम क्या करें? विद इन 5 मंथ्स, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 31 मार्च की रात तक हमारे सेफ्टी इक्विपमेंट इंस्टॉल हुए हों। इक्विपमेंट कॉस्टिंग 15 मिलियन वाज ऑर्डर्ड इन फेब्रुअरी। ओ तेरी खैर, हमने ऑर्डर ही कब लगाया इक्विपमेंट का? बिल्कुल जब सर पे बात आ गई, मार्च का महीना आने वाला था ना, हमने इधर उधर भागे, यार खुदा के लिए यार इक्विपमेंट लगा दो, लगा दो, लगा दो, सेफ्टी इक्विपमेंट लगा दो। ओ, हमने उनको कहा कि अप्रैल तक लगा दो। ये एनपीएल पागल है, एनपीएल पागल है। ये क्यों कह रही है कि अप्रैल तक लगा दो? उसको पता है कि 31 मार्च को गवर्नमेंट ने कह दिया कि पेनल्टी देनी पड़ेगी। ये क्यों पागल कह रहे हैं कि इंस्टॉल कर दो इसको 30 अप्रैल तक? आई मेड अ ऑर्डर इन फरवरी के प्लीज इंस्टॉल कर दो अप्रैल तक। बोले हमने क्यों ये सब पागल बुना मारा है? ये असल में बात ये है कि बिल्कुल तकरीबन सबने सही जवाब दिए हैं। असल में बात ये है कि कोई ऑर्डर पकड़ ही नहीं रहा होगा इतनी जल्दी का, ऑर्डर पकड़ नहीं रहा होगा। अब आपके मेहमान आने हैं 2 बजे, अब आप 4 तंदूरों पे गए 1:45 बजे कि मुझे 60 नान लगा दो। अब उन्होंने कहा 2:15 तक लगेंगे भाईजान, उससे पहले नहीं लग सकते। अब अम्मी को फोन करते हैं कि 2:15 में, कहीं मेहमान तो 2 बजे में मैं क्या की करा? अम्मी से नहीं ऐसे बोलते, मतलब आपके घर में मैं की करा हूँ, मैं ऑर्डर ही लेट लगाया। तो मेरे भाई नेचुरल सी बात है कि ये 30 अप्रैल का हमने क्यों एग्री किया होगा उससे? सबसे कम टाइम में यही दे रहा होगा। वेल डन, आगे चलें। तो ये तो हमने अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है कि हमने कहा कि लेट आ जाए कोई मसला नहीं। हमने कहा 30 अप्रैल तक भी लग जाए, चलो खैर है, गवर्नमेंट को तो बता सकेंगे ना। सप्लायर हमारा भी प्योर सॉरी, सप्लायर हमारे से भी 2 हाथ आगे निकला, इस तरह गलत बोलना चाहिए, अस्तगफिरुल्लाह। However, the supplier delayed the installation till 31 जुलाई। सप्लायर ने कब तक इंस्टॉलेशन डिले कर दी? ओ तेरी खैर, अप्रैल दूर की बात, उसने डिलीवर कब तक करना था? अप्रैल तक। और उसने डिलीवर कब किया? 31 जुलाई को। However, the supplier delayed installation till 31 जुलाई 2017। ऑन 5 अगस्त 17 को कंपनी रिसीव्ड अ नोटिस फ्रॉम अथॉरिटीज जिसमें 16 लाख रुपए पेनल्टी लगाई है। 16 लाख पेनल्टी। अच्छा, गवर्नमेंट को तो कोई कंसर्न नहीं ना कि अगले ने अप्रैल तक इंस्टॉल करना है। गवर्नमेंट तो हमसे अप्रैल की पूरी पेनल्टी मांगेगी। 16 लाख पेनल्टी। गवर्नमेंट ने कहा 4 मिलियन ये पेनल्टी, 4 ये, 4 ये, 4 ये, बन गई 16 लाख। 0.4 सॉरी 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4। अब मुझे ये बताएं कि हमारे इदारे का नाम क्या है? एनपीएल। और इधर कौन है? अथॉरिटीज, जिनकी तरफ हम लाइबल फील कर रहे हैं। और लोड किस पे शिफ्ट करेंगे हम? अपने सप्लायर के ऊपर। इनकी तरफ हम लाइबल फील कर रहे हैं। On 5 August 17, the company received a notice on tax levying penalty of 1.6 million, that is 0.4 for each month during which the violation continued. It is, आगे छोड़ें, सप्लायर की बात छोड़ें, बता दें जी हम कितना लाइबल फील कर रहे हैं गवर्नमेंट अथॉरिटीज की तरफ। अच्छा, वैसे गवर्नमेंट को हम कह नहीं सकते कि उसने ही कहा था कि अप्रैल तक इंस्टॉल होगा। गवर्नमेंट क्या कहेगी? तो भाई मैंने आपको नवंबर का बताया हुआ है, तुमने जाके अगर फरवरी में ऑर्डर दिए तो इसमें मेरा क्या कसूर है? गवर्नमेंट कहेगी इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हें सर के ऊपर जब कोई चीज पड़ती है तो याद आती है जी महीना रह गया सर पेपर, सर ये कोई ऐसे 2-3 सवाल बता दें कि पूरा टॉपिक मेरा हो जाए सर, तुम्हें मेरा क्या कसूर है? अच्छा, पेपर से 2 दिन पहले ये टॉपिक छोड़ दूं तो मेरा क्या कसूर है? तो पढ़ लेना थी नाल नाल। अब मुझे ये बताएं कि क्या कहते हैं,
गवर्नमेंट की लाइबिलिटी, गवर्नमेंट वो जो एजेंसी ने लाइबिलिटी मांगी है वो जेन्युइन है या उसमें भी कोई मसला है? हम कोर्ट में जाके केस कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। उसकी उसने जो लाइबिलिटी मांगी है बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि हमने अप्रैल में भी इंस्टॉल नहीं किए हुए थे, मई में भी, जून में भी। और गवर्नमेंट को ये कहानी हम सुना सकते हैं कि हमने लेट ऑर्डर किया था, उसने लेट देने को कहा था, उसने और लेट दिया? ये कहानी गवर्नमेंट को सुना सकते हैं? ये नहीं सुना सकते, क्योंकि गवर्नमेंट ने नवंबर का मुझे बता दिया हुआ है कि भाई 31 मार्च डेडलाइन है, उसके बाद नहीं करोगे तो फिर पेनल्टी पड़ेगी। अब लिखें, देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू अ पास्ट इवेंट, there is a present obligation due to a past event that is non installation of safety equipment, that is non installation of safety equipment for which a liability of fine will arise, for which a liability of fine will arise, fine will arise. The outflow is probable, so a provision will be recognized, so a provision will be recognized for fine of अप्रैल कॉमा 3 महीने, तीनों के नाम लिख दें वो, फॉर अप्रैल, मई एंड जून, फॉर अप्रैल, मई एंड जून, डेट इज रुपीज 1.2 मिलियन। अच्छा, ये ना बहुत साल हो गए मुझे लड़ते हुए बच्चों से। हाँ, बच्चे कहते हैं 1.6, मैं कहता हूँ 1.2। इस लड़ाई के लिए ही मैंने 10 मिनट रखे हुए हैं। ये एडजस्टमेंट मुझे पता है, ये बहुत लड़ाई होती है इसमें क्लास में, इसीलिए तो इस एडजस्टमेंट के लिए हमने 20-22 मिनट रखे थे। अब ये 10 मिनट इसी पे लड़ाई होनी है हमारी। आधों ने कहना 1.2, आधों ने कहना 1.6। पहले लिख लें जो लिखना है, पहले लिख लें मई जून, अप्रैल मई जून, बस खत्म करें। डेट इज रुपीज 1.2, 0.4 इंटू 3। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब शुरू करते हैं लड़ाई। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, जो हजरात कह रहे हैं कि मैं 30 जून पे खड़े होकर जुलाई का फाइन रिकॉर्ड करूं, तो 30 जून पे खड़े होकर जब मैं जुलाई का फाइन रिकॉर्ड करूंगा तो मैं पास्ट इवेंट उसमें क्या रखूंगा? पास्ट इवेंट, पास्ट इवेंट। जुलाई का फाइन गवर्नमेंट ने क्यों मांगा है? क्योंकि मैंने जुलाई में भी इक्विपमेंट इंस्टॉल नहीं किया। जुलाई का फाइन गवर्नमेंट ने इसलिए मांगा है। मुझे आप पास्ट इवेंट बस बता दें। देखें, 30 जून को मैं खड़े होकर सब लोगों को कहूंगा, आई हैव नॉट इंस्टॉल्ड इन अप्रैल, आई हैव नॉट इंस्टॉल्ड इन इवन मई, आई हैव नॉट इंस्टॉल्ड इन इवन जून। दीज आर द पास्ट इवेंट्स। So I am going to record a liability of 1.2, and I will also not record in July. Therefore, today I think the past event is July. बताएं। हाँ, लेकिन शुरू करें, इसीलिए तो टाइम रखे हमने। लेकिन, हाँ, लेकिन के आगे बोलें, शुरू करें ना आप। लेकिन अच्छा, चलें बिजली के बिल की बात करते हैं। अच्छा, बिजली के बिल की बात करते हैं। कुछ लाइबिलिटीज होती हैं, उनका ताल्लुक होता है वक्त गुजरने के साथ। कुछ लाइबिलिटीज होती हैं जिनका ताल्लुक होता है हादसे के साथ। इन दोनों को मिक्स ना करें जिंदगी में। जिंदगी बहुत ब्रॉड है, इन दोनों को मिक्स ना करें। ये लाइबिलिटी किसी हादसे की वजह से नहीं आई, ये लाइबिलिटी एक एक दिन गुजरने पे सर पे पड़ेगी। बिजली के मीटर लगवा लिया, पैसे नहीं दिए, वो लाइबिलिटी है, लेकिन बिजली के बिल की लाइबिलिटी जून तक रिकॉर्ड हो सकती है।
जुलाई अगस्त के बिजली के बिल की लाइबिलिटी आप जून में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। पेनल्टी का ताल्लुक किसी हादसे से नहीं होता, पेनल्टी का ताल्लुक वक्त से होता है। वक्त के ऊपर पेनल्टी में हमेशा और बिजली में हमेशा पास्ट इवेंट है इस्तेमाल करना बिजली, और पेनल्टी में है नॉन कंप्लाइंस। हर दिन मैंने नॉन कंप्लाइंस की है, पूरा जून में मैंने नॉन कंप्लाइंस की है, तो 0.4 को मैं डिवाइड करूंगा 30 दिनों से, तो एक दिन की लाइबिलिटी मेरी निकलेगी। तो जिंदगी में कभी भी जुलाई के बिल की लाइबिलिटी जून में रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। पेनल्टीज का ताल्लुक, बिजली के बिल का ताल्लुक, गाड़ी में पेट्रोल डलवाने का ताल्लुक इस्तेमाल से होता है। पेनल्टी का ताल्लुक वक्त गुजरने से होता है, पेनल्टी का ताल्लुक किसी हादसे से नहीं होता। हां, मार्च में 60 बंदों की डेथ हो गई थी। अब ना देखें कि मई में कितने आए, जून में कितने आए, अगस्त में कितने आए, मार्च में जब 60 बंदों की डेथ हो गई, उसका ताल्लुक अब डेथों से नहीं है, वो एक दफा हो गया है। उसमें आप यहीं खड़े होकर अंदाजा लगा लें कि फ्यूचर में कितने लोगों ने आना है, वो उसमें एकदम फुल लाइबिलिटीज बुक करें, कोई मसला नहीं। लेकिन पेनल्टी में हम लाइबिलिटी बुक नहीं कर सकते, क्योंकि पेनल्टी का ताल्लुक किससे है? वक्त गुजरने के साथ है। तो देयर इज नो पास्ट इवेंट। व्हाट इज द पास्ट इवेंट फॉर 1.2? नॉन कंप्लायंस इन अप्रैल, non-compliance in May, and non-compliance in June. I will also not comply in July, but उसकी लाइबिलिटी कब राइज होगी? जुलाई में। लेकिन फिर भी बात करना शुरू करें बस। हाँ, इसके लिए लाइबिलिटी का लफ्ज लिख दें, कोई मसला ही नहीं। वो आई के अपने लिखना शुरू कर दी, अब थोड़ा सा वो एहतियात कर रहे हैं, जहां पे तकरीबन सर्टेनिटी हो जाती है तो प्रोविजन के साथ लाइबिलिटी लिख दो, इसमें तो कोई मसला नहीं है। आप सही कह रहे हो, 1.2 के लोग कह रहे हैं लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर दें, ठीक है। लेकिन 0.4 के बारे में मैं कह रहा हूं, देयर इज नो प्रेजेंट लीगल और कंस्ट्रक्टिव obligation because the liability of fine will always arise when I have not complied with the law. So as on 30 June I have not made any violation. वो जुलाई के महीने में वायलेशन मैं करूंगा, लेकिन उसकी लाइबिलिटी तो जुलाई में फिर रिकॉर्ड होगी। जी हो गया, और बोलें, एक मिनट, हाँ जी, हाँ वो नेक्स्ट ईयर जुलाई में रिकॉर्ड होगी जी। नहीं, प्रोविजन असल में रिकॉर्ड हम थीम वही उसी पे रिकॉर्ड करते हैं, स्लैश अगर कंफर्म हो जाए तकरीबन तो स्लैश लाइबिलिटी भी लिख देते हैं। और ये प्रोविजन इसलिए भी होती हैं कि कई दफ़ा हम आगे कोर्ट्स में जाके इनको चैलेंज भी कर देते हैं। ये कोई पक्की ठक्की अमाउंट्स तो होती नहीं है, हम लड़ लुड़ के काम भी करवा लेते होते हैं 1.2 को, इसलिए नॉर्मली प्रोविजंस का लफ्ज़ लोग लिख रहे हैं इनके साथ। अच्छा जी, अब सिमिलरली मुझे ये बताएं कि लॉजिक पे ब्लू लाइनें देख के कि मैं कितना बर्डन शिफ्ट कर सकता हूं उसके ऊपर हमारा जो शहजादा है, क्या नाम है उसका, सप्लायर, सप्लायर पे मैं कितना बर्डन शिफ्ट कर सकता हूं। सिर्फ किस किस महीने का नहीं, पहले खुल के बात करें ना पूरी, सप्लायर पे किस किस महीने का बर्डन शिफ्ट कर सकता हूं। मैं कहूंगा मुझे 16 लाख तेरी वजह से पड़ा, वो कहेगा 16 लाख मेरी वजह से नहीं पड़ा, मैंने तो कहा था तुझे अप्रैल में दूंगा, मेरी तरफ से डिले कितना आया। अब अगर मैं उसके ऊपर बर्डन डालना चाहूं और सवाल कह दे 100% बर्डन डाल सकते हैं, यानी पूरा 0.4 का, तो फिर कौन कौन सा बर्डन मैं उस पर डालूंगा? मैं, लेकिन ऑब्वियसली जब जुलाई की प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं की तो उसका रिसीवेबल भी बुक करने की कोई तुक नहीं है, तो पीछे क्या बच गया? मई जून। लेकिन वर्चुअली सर्टन नहीं है। ओहो, अल्लाह का शुक्र है प्रोविजन वाली 4 लाइन, वो रीइंबर्समेंट वाली 4 बातें नहीं लिखनी पड़ेंगी। इट इज रिसीवेबल नहीं लिखा हुआ, इट इज प्रोबेबल, it is probable that penalty will be record from supplier। तो लिखें नॉट वर्चुअली सर्टन, वर्चुअली सर्टन तो नहीं है, फिर वो रीइंबर्समेंट वाली 4 लाइनें बच गई, छोटी सी लाइन लिख के सवाल खत्म करते हैं। प्रोबेबल को अंडरलाइन करें, नॉट वर्चुअली सर्टन, वर्चुअली सर्टन तो नहीं है, तो लिखें द रिकवरी ऑफ फाइन from supplier for May and June, recovery of fine from supplier for May and June is virtually certain या is probable? Is probable. So, a contingent asset of rupees 0.8 million
So a contingent asset of rupees 0.8 million for May and June बताएं प्रोबेबल है तो क्या करें, विल बी डिस्क्लोज्ड। गिविंग ब्रीफ नेचर ऑफ इवेंट, एस्टीमेट वैसे आपने दे ही दिया फाइनेंशियल इफेक्ट का, लेकिन लिख दीजिएगा खैर, गिविंग ब्रीफ नेचर ऑफ इवेंट एंड एस्टीमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट। नहीं, ये नॉन एडजस्टिंग टाइप चीज है, इसको छोड़। ये फाइन सॉर्ट ऑफ नॉन एडजस्टिंग इट रिलेट्स टू सर्कमस्टांसेस दैट सोली अरोज आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। जुलाई में हमने वायलेशन किया, असल में ना ये फाइन का ताल्लुक वक्त गुजरने के साथ होता है, फाइन का ताल्लुक किसी हादसे के साथ नहीं होता। ओके हाँ जी, हाँ 5 अगस्त को नोटिस रिसीव, हाँ ये वेल डन। इसमें फिर आप डाल दें छोटी सी लाइन एंड के ऊपर, द रिसीट ऑफ नोटिस ऑन 5 अगस्त इज एन एडजस्टिंग इवेंट। ये एडजस्टिंग इवेंट है क्योंकि नॉन कंप्लायंस तो हमारे साल से ही शुरू हो गई हुई थी ना। रिसीट ऑफ नोटिस ऑन 5 अगस्त, ये अच्छा वेल डन। रिसीट ऑफ नोटिस ऑन 5 अगस्त इज एन एडजस्टिंग इवेंट, क्योंकि ये नोटिस किस वायलेशन का है, जो हमारे साल हो चुकी है, तो डेट्स व्हाई इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट। कुछ सर्कमस्टांसेस बाद में रोज हुए हैं या सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते थे? एग्जिस्ट करते थे। क्या सर्कमस्टांसेस थे कि अप्रैल मई और जून में मैंने क्या की है, बोलें, सेफ्टी मेजर्स को वायोलेट किया है। अगर आप मुझे इजाजत देते हैं तो मैं सिर्फ 1 मिनट रह गया, ये सवाल पढ़ देता हूं। आसान सा सवाल है, एनआरवी लॉस की कैलकुलेशन है और ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट की। ट्राई कर लीजिएगा, थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूं। एनपीएल ने 1 अगस्त को कॉन्ट्रैक्ट किया बैटरीज देने का न्यू कस्टमर को। कुछ ज्यादा नहीं सोचना जितना मैं सोचने को कहूंगा, बाकी सोचना घर जाके है। एज पर मेरी गल सुन लो, रजिस्टर तो रखा जाएगा, मेरी गल नहीं होगी फिर। एनपीएल इज बिल्कुल 15 सेकंड में चीजें रखी जाती होती हैं। एनपीएल इज रिक्वायर्ड टू डिलीवर 50 बैटरीज एट द एंड ऑफ ईच मंथ फ्रॉम दिसंबर टू सितंबर। सितंबर से मुराद है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अगले साल के 3 महीने भी, एट अ प्राइस ऑफ 15 मिलियन। मैंने कितने की बेचनी है इन्वेंट्रीज? 15 मिलियन पर मंथ। पेनल्टी फॉर ईच लेट डिलीवरी इज 5 मिलियन एंड अगर कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर दिया तो 20 मिलियन। 1 अगस्त को, 1 अगस्त 16, एनपीएल का अंदाजा है कि प्रोडक्शन कॉस्ट 10 मिलियन आएगी, फिर तो अच्छा खासा प्रॉफिट होगा 5 मिलियन का पर मंथ। However, cost of production increased significantly. Despite increase in cost, we made all deliveries till May. चलो जी, सवाल ही हो गया। मई तक कहते हैं टेंशन ना लो आप, मई तक की डिस्कशन आपने पेपर में नहीं करके आनी। मई तक हमने सारी डिलीवरीज टाइम पे की हैं, चाहे हमें लॉस हुआ है गेन हुआ है, ये मैं कल आपको निकाल के दिखा दूंगा। इस 99 का कोई फायदा नहीं, ये पास्ट में जो हुआ है वो बता रहा है। बस 99 मिलियन की हमने डिलीवरीज कर दी है, 99 मिलियन की कॉस्ट इनकर हुई है हमारी। सप्लाई फॉर जून वॉज मेड ऑन 15 जुलाई, ये डिलीवरी लेट हो गई है, एक डिलीवरी हमने लेट कर दी है जून की। ये कब की है? 15 जुलाई को। और टोटल कॉस्ट कितनी आई है इस पे मेरी? 18, लेकिन मजबूरी में बेचूंगा कितने पे? 15, ऑफ विच 14 मिलियन इज इनकर टिल 30 जून। इसमें से बैटरीज में 14 मिलियन का खर्चा कर चुका था, वर्क इन प्रोग्रेस थी। 4 मिलियन का खर्चा अगले साल हुआ है। ये कल मैं आपको बताऊंगा। एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट है ये 4 मिलियन। ये एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है एनआरवी निकालते हुए, ये एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट है। और इट इज एस्टिमेटेड एट 55 मिलियन वुड नीड टू बी स्पेंड फॉर लास्ट 3 डिलीवरीज। वो जो लास्ट 3 रह गई हुई है वो तो जून खत्म हो गया ना, तो कॉन्ट्रैक्ट कब एक्सपायर होने? सितंबर में। जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर की लास्ट 3 डिलीवरीज 55 मिलियन में होनी है और उनसे पैसे सिर्फ 45 आएंगे। उनसे पैसे सिर्फ, ट्राई कीजिएगा अगर एनआरवी लॉस और प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट निकल सका। इतनी जल्दी मैंने कभी ये सवाल पढ़ाया नहीं, हमेशा मैं करवाता ही होता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि कोई इक्का दुक्का बच्चा शायद कर ही आए। कितने लोग ट्राई कर लेंगे? कोई एनआरवी लॉस से कम प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट तो आप ऐसे निकालेंगे इंशाल्लाह। वो जुलाई का सितंबर की टेंशन नहीं, वो आप लोगों ने 33 महीने का सवाल किया हुआ एसी वाला। प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट 90% बच्चे वैसे ही निकालेंगे। जाएं जी। अच्छा अब भाई 1 मिनट, मेरे पास अब कोई हल नहीं है इस चीज़ का, आप लोग चले जाएं। मैं एक एक सवाल टर्म टेस्ट का 1 से 1.25 डिस्कस किया करूंगा, ठीक है? तो उठ जाएं जिसने टर्म टेस्ट नहीं दिया। तो
तो एक एक सवाल करके 1 से सवा 1 मिनट डिस्कशन करनी है। आपको हल नहीं है, वरना किसी दिन 2 घंटे के लिए बुलाना, वो तो वैसे ही मुनासिब नहीं। चाहे यहाँ अपलोड भी होगा, ज़ाहिर सी बात है अपलोड हो। मैं अपने लिए कोई चीज़ नहीं रखनी होती, ना मैं अपने लिए कोई चीज़ें रखने आता हूँ। जो चीज़ें आप लोगों के लिए है, और क्या है। जाओ बंद करो रिकॉर्डिंग, बंद करो जी। अब